सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 2 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे वर्ल्ड कॉलम में हमारे सामने खबर है यूएस इलेक्शंस को लेकर, जो कि अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। कोई भी न्यूज़ है जो कंटिन्यूटी में आ रही हो, मतलब वो चीज़ अभी चल रही हो, वो आपको डेली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। ये तब ज़रूरी है जब ये इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, तो उसके कंक्लूजन में आर्टिकल आएंगे 3 से 4 दिन तक बहुत से बाद, वो आप पढ़ेंगे तो वो वर्थ इट रहेंगे। इसके अलावा डेली बेसिस पे आप इतना न्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कितना काम करेंगे कभी सोचिए, इतना कंटेंट कैसे ग्रास्प कर लेंगे आप। सिमिलरली फ्रेंच इलेक्शंस को लेके है। फ्रेंच इलेक्शंस में क्या हो रहा है कि फार राइट पार्टीज़ जो हैं आपकी, वो जीत रही हैं। वहाँ पे एक लीडर हैं, फीमेल लीडर हैं, मेरीन लापेन। उनका दबदबा अब ज़्यादा हो रहा है। मैक्रोन साहब जो वर्तमान में हैं, एक आप नाम सुनेंगे, ला पेन, मेरीन ला पेन, ये फीमेल लीडर हैं दूसरी पार्टी की। इनका दबदबा बढ़ रहा है फ्रांस में, चुनाव में रुझान इनकी तरफ जा रहा है। वहीं जो मैक्रोन साहब हैं अभी वर्तमान में, इनका जो रुझान है वो कम जा रहा है। अभी देखिए ये डेली फॉलो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, तो वेट करिए एक बार कंक्लूजन हो जाए, उसके बाद अपन लोग इसे आराम से पढ़ेंगे क्या होता है। बाकी फिर भी जो एक सिचुएशन होती है फ्रेंच पार्लियामेंट में, कोहैबिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपके लिए जाना ज़रूरी है। वो मैंने वेबसाइट पर ब्लॉग डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो कि कोहैबिटेशन क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे फिलीपींस और चाइना के बीच में लंबे समय से जो प्रॉब्लम चल रही है, बढ़ती जा रही है। बीते कई महीनों से फिलीपींस ने अपना विरोध दर्ज करा था। हाल ही में इंटरनेशनल समिट्स भी हुई थी, वहाँ पे फिलीपींस को लीड करने के लिए कहा गया था। कौन सी समिट थी वो आप बताओगे। फिलीपींस बहुत लंबे समय से चाइना से परेशान हो गया है। इसको लेके अगर आपको ध्यान हो कि साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, वो यहाँ पे आपके लिए फिर से उजागर हो रहा है। तो अब आप इस डिस्प्यूट में ये मत पढ़िए कि क्या परेशानी हो रही है फिलीपींस को, पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि साउथ चाइना सी क्या है। आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जाइए, साउथ चाइना सी क्या है, और इसके साथ साथ इसमें क्या क्लेम कर रहा है चाइना, और क्या है 9 डैश लाइन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। 9 डैश लाइन लैंड पे है, वाटर पे है, क्या है, तो ये आप देखिए, ठीक है ना। साउथ चाइना से देखिएगा आप इसको लेके, हालांकि मैं ब्लॉग डाल दूंगा इसको लेके, वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएंगी सारी। इसके अलावा यहाँ पे इस्माइल कादरी साहब के लेके एक आर्टिकल है, उन्होंने अल्बानिया की मुद्दों को विश्व के सामने लाए थे। थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दे दूंगा इसमें। अब इसी बहाने आप देख लीजिएगा अल्बानिया कहाँ है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, कौन सी हैं। ये काम खुद ही करिए, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ वीडियो पता लगे। आप जो चीज़ गोल से ढूंढते हैं ना, एटलस वगैरह खोल के, उसका रिटर्न ज़्यादा ही मिलता है, लंबे समय तक याद रहेगा। फिलहाल इस्माइल कादरी साहब जो हैं अल्बेनियन नॉवलिस्ट हैं, कादर साहब, एंड पोएट हु सिंगल हैंडेडली रोट हिज आइसोलेटेड बाल्कन होमलैंड onto the map of world literature, creating often dark, illogical works that obliquely criticize the country's totalitarian state. His death was confirmed by Bujar Huduri, the head of Onfuri Publishing House. In literary career that spanned half a century, Kader wrote scores of books, including novels and collections of poems, short stories and essays. उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। कैडर्स नेम वॉज फ्लोटेड सेवरल टाइम्स फॉर नोबेल प्राइज़, बट ऑनर एग्रीड हिम, मतलब इनको अवार्ड नहीं मिला है। नाम इनका नॉमिनेट ज़रूर हुआ है, इनको अवार्ड नहीं मिल पाया है। हालांकि इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है, और ये अच्छी बात है। To escape persecution in a country where more than 6,000 descendants were executed and some 168,000 Albanians were sent to prison or labor camps, Kader walked a political tightrope. He served for 12 years as a deputy in Albania's People Assembly and was a member of the regime's Writers' Union. One of Kader's novels, The Great Winter, was a favorable portrayal of dictator. तो तानाशाही के ख़िलाफ़ इन्होंने आंदोलन करा था, अपनी किताबें लिखी थी, और पूरे विश्व को अल्बानिया में चल रहे समस्याओं को लेके उजागर करा था, ठीक है। As an adolescent, he was attracted to communism. There was an idealistic side to it. He said after studies at Tirana University in the Albanian capital,
Mr. Kader was sent for a postgraduate study to the Gorky Institute of World Literature in Moscow. In 1963, about 2 years after his return from Moscow, General of the Dead Army was published in Albania. मतलब उन्होंने किताब लिखी, इसका नाम था जो मॉस्को से लौटे अपना, जनरल ऑफ डेड आर्मी, अल्बेनिया पब्लिश करी. इन द नॉवल एन इटालियन जनरल रिटर्न्स टू द माउंटेन्स ऑफ अल्बेनिया 20 years after World War II to disinter and repatriate the bodies of his soldiers. It is a tale of advanced west इंक्लूडिंग into a strange land. तो अच्छे राइटर थे, लोग उनको याद रखते हैं. इसके अलावा नए जो कानून लागू हुए हैं BNSS उसको लेके फ्रंट पेज पे दिया हुआ है. ऑन FIRs, hearing of accused, a 14-day timeline for the police to register FIR in cognizable cases, the right of accused to be heard even before a case is made out against him. At least two key changes in the procedural laws BNSS fly in the face of landmark Supreme Court judgments. असल में इसमें दिक्कत ये BNSS में आ गई है कि पुलिस जो है कुछ केसेस में खुद डिसाइड करेगी कि FIR लॉन्च करे ना करे. हालांकि जहाँ पे भी ये डिसीजन लिया जाएगा कि FIR लॉन्च नहीं करनी या फिर अभी इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहाँ पे उसे DSP को बताना पड़ेगा, जो उसके सीनियर DSP होगा, और 14 डेज तक का समय वो ले सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर को, क्या है क्या नहीं है वगैरह वगैरह. अब विरोध इसका ये हो रहा है कि आप लोग जानते हैं कि इस कानून का कैसे इस्तेमाल होगा. पुलिस को 14 डेज़ में क्या क्या कर सकती है. ये मान लीजिए कोई संगीन अपराध हो गया है, 14 दिन में सोचिए उस व्यक्ति की हालत क्या होगी जो वेट कर रहा है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ले फिर FIR रजिस्टर करे. ठीक है, तो 14 डेज़ पुलिस के हाथ में FIR दे देना, ये भैया प्रश्न चिन्ह है. जबकि वहीं पे आपका ललिता कुमारी केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था FIR चाहे केस छोटा हो बड़ा हो संगीन हो असंगीन हो, अगर जनता भाई साहब आपकी थाने में आ गया है तो भैया आपको उसकी FIR लिखनी ही पड़ेगी. देश में एक टाइम पे समस्या सिर्फ इसी बात की थी कि FIR लिखी नहीं आती थी. फिर से वही दौर लौटने को आ रहा है BNSS में. तो ये एक समस्या है. पुलिस ग्रेविटी देखेगी और नोट करे ना करे, तो इसका थोड़ा सा एडिटिंग करना ज़रूरी है गवर्नमेंट को. इसके अलावा अगली खबर है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्विवेदी साहब ने ज्वाइन कर लिया है. वो राष्ट्रपति भवन भी गए थे, प्रेसिडेंट मैडम से मिले भी थे अपना. आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पेड़ों को काटने को लेकर आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें मंत्रालय ने जो सुप्रीम कोर्ट ने DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को हाल ही में हुए बहुत सारे पेड़ों के कटान को अलाउ कैसे करा, इसको लेकर सवाल खड़ा करा सुप्रीम कोर्ट ने. जहाँ पे पॉल्यूशन वैसे ही इस स्तर पे बढ़ चुका है, उसमें आपने कैसे ये पेड़ काटना अलाउ कर दिया. इसके अलावा कुछ नहीं है, ये न्यूज़ डेली आती रहती हैं. अब आपको इसमें बस ये देखना है कि कैंपा क्या होता है ना, कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होता है. देखिए सारे न्यूज़ आप कवर नहीं करना है ना, मुद्दे पे आएंगे हम सीधे. कैंपा क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है, लेटेस्ट रिपोर्ट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर क्या क्या आई हुई हैं, बस आपने आज की अपने नोट्स में इसे ऐड कर लिया, ठीक है ना, आपका काम हो गया. इसके अलावा सीधे हम अपने एडिटोरियल पे आना पसंद करेंगे. और प्रधानमंत्री जी वियना जाने वाले हैं, बहुत समय के बाद कोई प्रधानमंत्री वियना जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है. हम आगे बढ़ेंगे तो सिंडिकेट वर्सेस लॉ, ये पश्चिम बंगाल में इंसिडेंट हुए हैं महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं दिंजापुर में, उसको लेकर उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कैसे कानून जो है वो एक तरीके से छोड़ दिया है, एकदम ना फ्री कर दिया है. वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं. वो तो वीडियो पब्लिक में आई तो उस पर एक्शन लिया भी जा रहा है. एक व्यक्ति है जिसका नाम JCB है, कोड वर्ड मतलब JCB बोलते हैं लोगों से, वो महिला को मार रहा था, उसको लेके यहाँ पे है. स्थिति थोड़ी ख़राब है, मगर देखते हैं क्या रहता है. RBI report frames a banking system in good health but some areas require supervision. हाल ही में RBI ने एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें उन्होंने बैंक्स को एकदम ओके दिखाया था, गुड दिखाया था, मगर रियलिटी भी कुछ और है. The Indian banking system has continued to register a robust performance across various metrics as per the Reserve Bank of India's latest Financial Stability Report. Not only have banks seen sustained improvement in their asset quality, मतलब जानते हैं हम बेसल रिफॉर्म्स पढ़े थे, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे बेसल रिफॉर्म्स,
तो क्लियरली लिखता हूँ। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, एक होते हैं बेसल रिफॉर्म्स, इसमें बात करी थी एसेट क्वालिटी वगैरह वगैरह पे, ठीक है ना, एनपीएस, एसेट क्वालिटी। तो आरबीआई की रिसेंट रिपोर्ट है एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें इन्होंने कहा है कि बैंक की स्थिति अच्छी चल रही है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है, बढ़िया है, और लगभग सारे क्षेत्रों में पब्लिक प्राइवेट बैंक ठीक काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, वही जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, ठीक है, इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैव डिक्लाइन टू 12 ईयर लो। लगभग एक जो समय आया था जिसमें एनपीएस बहुत बढ़ रहे थे, वो अब कम आ गए हैं, लगभग 12 साल में अब तक कब से कम का दर्ज करा गया, 2.8% है बस। इन मार्च विद डिक्लाइंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस पब्लिक प्राइवेट फंड बैंक्स सेक्टर वाइज डेटा शोज दैट बैड लोन्स हैव फॉलन अक्रॉस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब बैड लोन्स जो हम पढ़ते हैं बेसल रिफॉर्म्स में, उसके बाद कई कमेटी बनाई गई थी इन चीज़ को देखने के लिए, केवाईसी करिए, नो योर कस्टमर, और बेटर प्रोफाइलिंग करिए कस्टमर के अपनी, इसको देखते हुए बेसल रिफॉर्म में सॉरी आरबीआई की रिपोर्ट में पॉजिटिविटी दिखाई गई है कि बैड लोन्स की कमी बहुत हो गई है, 2.8% का रजिस्टर करा गया है, ठीक है ना। अब इसमें आप बोलेंगे सर इसमें हम क्या पढ़ें, अब आप एफएसआर पढ़ने में बैठ जाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आप समझ भी नहीं पाओगे इसमें लिखा क्या हुआ है। अब इसी बहाने आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, आपका चैप्टर भी है, वो है बेसल रिफॉर्म्स। आप बेसल रिफॉर्म्स पढ़िएगा, इसी बहाने आप पढ़िएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, आप पढ़िएगा CRAR के बारे में, CAR के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, आप पढ़िएगा कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से आरबीआई ये कंट्रोल या रेगुलेशन कर सकती है कि मार्केट में हेल्थ बना रहे, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह से कैसे मनी को मार्केट में पुश कर सकती है या पुल कर सकती है, लिक्विडेट कर सकती है, ये आपको इसमें देखना है। बाकी खबर आपकी इतनी काम की बैठी नहीं है, बढ़िया है। यहाँ पे आर्टिकल जो ये बंगाल को लेके है, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, मगर बंगाल में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले शाहीन बाग इंसिडेंट हुआ था इलेक्शंस के दौरान, अब एक और इंसिडेंट हो गया है, तो उसी के बारे में कहा है। अमेरिकन इलेक्शंस को लेके ये आर्टिकल है फॉर डेमोक्रेट्स प्लान बी, क्योंकि जो बाइडन साहब थोड़े से डगमगा रहे हैं इलेक्शन में की बार। ये आर्टिकल लिखा है भास्कर चक्रवर्ती जी द्वारा। अभी हाल ही में डिबेट हुई थी यूएस इलेक्शंस में, तो उसमें बाइडन साहब का जो परफॉर्मेंस रहा उससे लोग खुश नहीं हैं। अब लोग कह रहे हैं भैया रिटायर करो इन्हें, अब जाने दो, आराम करें, अब बढ़िया आदमी थे, बढ़िया काम करा। द बेस्ट थिंग अबाउट द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट लास्ट थर्सडे वॉज दैट इट हैपेंड विद ओवर 4 months टू गो बिफोर द इलेक्शंस। If held later, Joe Biden would have appeared even more feeble, and Donald Trump would have been just as aggressive with the morals of an ally cat. To quote the President of US, speaking of a former President of the United States, Americans don't deserve this. A troubled world still desperately dependent on American leadership, despite premature declarations of its demise. Doesn't deserve this either. देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि वर्ल्ड में कुछ कहिए ना कहिए, अमेरिका आज भी ऊपर माना जाता है ना लीडरशिप में। अब दुनिया मान रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब उसमें इतना कमज़ोर लीडर ना, वो नेशन डिज़र्व नहीं करता है। एक मजबूत लीडर चाहिए जो मतलब कम से कम बोल तो सके। ये बड़ी मजाक बन रही है उनकी। ट्रम्प सेंटेंसिंग फॉर falsifying hush money payment record is not till July 11, and a string of appeals will inevitably ensue even when the appeals are done. Jail time is not usual in Manhattan for this type of crime by a first time offender, ठीक है। ट्रम्प को देखिए थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को ज़बरदस्ती मुकदमे में फंसा कर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ नहीं करा, इनको ज़बरदस्ती फर्जी केस में फंसाया है, किसी को नहीं पता क्या हुआ था। बट जो भी है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प के पीछे गिद्धों की तरह ये पीछे पड़ गए डेमोक्रेट वाले आपके, और जिस तरीके से पूरा कोर्ट सिस्टम इन्होंने पीछे लगा दिया। देखिए कोर्ट यूएस का अलग काम करता है, इंडिया का अलग काम करता है। इंडिया में प्रॉपर एक अलग ही प्रणाली है। यूएस में क्या होता है कि जज को भी इलेक्ट करा जाता है, ठीक है, और जज डेमोक्रेट भी होते हैं अपॉइंट करे हुए, रिपब्लिकन्स भी होते हैं अपॉइंट करे हुए, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंक्लाइंड होते हैं, और थोड़ा सा क्या वो प्रॉपरली उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे ना
जो प्रोफाइल्स उनकी होती हैं उनमें लिखा होता है, ठीक है ना, कि डेमोक्रेट फेवर में, रिपब्लिक फेवर में। इस बार जो ट्रंप इलेक्शंस में हुआ था उसमें सॉरी, अब की बार जो ट्रंप का इंसिडेंट हुआ है केस, कोर्ट केस वाला, इसमें जिस तरीके से पीछे पड़ गए हैं, और चलिए कोर्ट को जांच करने दीजिए, जिस तरीके से वाइट हाउस के ऑफिशियल इवेंट्स में, वाइट हाउस के ऑफिशियल इवेंट्स में एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का मजाक बनाया जा रहा था, ठीक है ना। एक एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें वाइट हाउस में प्रेस मीटिंग हुई थी, जितने भी आपके प्रेस के एसोसिएशन होती है, जैसे इंडिया में भी होती है प्रेस यूनियन होती है, तो वाइट हाउस में सम्मान करा जाता है एक दिन बुला के, वो ऑफिशियल होती है, वो वाइट हाउस की ऑफिशियल मीटिंग होती है। उसमें एक फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया गया सबके सामने। थोड़ा सा लोगों ने कैच कर लिया है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं, अगर इन पर कोई आरोप लगा था एक्स वाई जेड, तो लेट द कोर्ट टेक इट्स कोर्स, कोर्ट को करने दीजिए काम करना है। जिस हिसाब से मीडिया हरासमेंट करा है इनका, ये इनको पॉलिटिकली उल्टा पड़ गया है। और जिस हिसाब से एक वीक लीडर है बाइडन, लोगों को दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि बाइडन से बोल भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। G7 की मीटिंग हुई थी उसमें खोए हुए थे कहीं पे, ये सब इलेक्शंस में इनको हैम्पर कर सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल में उन्होंने वही बात करी कि अगर बाइडन को मान लीजिए एक बार को हटा दिया जाए या फिर उनको ऑप्शन नहीं रखा जाए तो कौन है। रिव्यू द प्लान बी, द presumptive candidate a heartbeat away, Kamala Harris, polls poorly. Whether it is because of plain old-fashioned misogyny laced with racism or constant sidening by the Biden inner circle, कि कमला हैरिस भले वाइस प्रेसिडेंट है, मगर कमला हैरिस जी की समस्या ये है कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं है पार्टी में। उनको सिर्फ अपॉइंट इसलिए करा गया था कि इससे पहले वो एंटी ना हो जाएं, ठीक है। तो लुकिंग पास हैरिस इज पॉलिटिकली हजार्डियस, इट मेक्स द डेमोक्रेटिक पार्टी लुक इट डजंट ट्रस्ट इट्स ओन लीडरशिप। अब अगर कमला हैरिस को भी चुनेंगे नहीं तो फिर किसे किसे अपॉइंट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट विल बी कमला हैरिस। It makes the Democratic Party look like it doesn't trust its own leadership while alienating voters who might be upset that a woman of color is being sidelined। और अगर उनको वो चूज़ नहीं करते हैं, फिर एक नैरेटिव ये चला जाएगा कि वो तो ब्लैक है, वुमेन ऑफ कलर है, इसलिए उनको चुना नहीं गया, मतलब वुमेन है इसलिए उनको हटाया गया, दूसरी बात है ब्लैक है इसलिए हटाया गया। तो इसके अलावा लीडिंग द पैक आर मिशिगन्स ग्रेशन वाइटमर एंड कैलिफोर्नियाज गैवन न्यूसॉम, ये आपके और नाम हैं जो कि बोथ आर कैमरा रेडी एंड क्विक ऑन द फीट, जो कि एक्टिव हैं पॉलिटिकली। विटमर अ सपोर्टर ऑफ की इशूज फॉर डेमोक्रेट्स एंड सेंट्रिस्ट सच एज गन कंट्रोल, अबॉर्शन राइट्स, LGBTQ plus rights, and being from a state with a large Arab Muslim population, has had a chance to practice delicate balance of reaching out to Muslims। मतलब जो आपके विटमर साहब हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में जो मुस्लिम्स भी इनके यहाँ रहते हैं बहुत, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके बाद लगभग हर किसी का फेवर है, मतलब कि सपोर्ट है, ठीक है ना। बैलेंस लीडर है बहुत, इनको माना जाता है, इसलिए ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं डेमोक्रेट्स के लिए। और इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें करी इस आर्टिकल में, पूरा मैं नहीं जाऊँगा, कौन सा आप लोग को चुनाव लड़वाना है US का। मैंने कहा ना, देखिए ये आर्टिकल अच्छे हैं, कभी कभी क्या होता है हमें जाना ज़रूरी है कि इश्यूज़ क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बट प्रेफर करिए जो कंटिन्यूटी में आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, आज आया फिर कल आया फिर परसों आया, ये डेली कमेंट्री वाले हैं। कोई इंसिडेंट सा हो जाए या कुछ मेजर चीज़ पूरी हो जाए, उसके बाद जो आर्टिकल आता है उसमें ज़्यादा विस्तृत और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो इसलिए अपना समय बचाइए, टाइम भी आपका महत्वपूर्ण है, पूरा दिन अखबार ही पढ़ते रहेंगे तो फिर क्या करेंगे इसके अलावा, ठीक है। तो इतने काफ़ी आप इससे बच जाइए इस आर्टिकल में। यहाँ पे चाइना को लेके इंडियन डिफेंस का एक आर्टिकल है, लिखा है दिप्तेंदु चौधरी साहब ने। द रीसेंट सैटेलाइट इमेज ऑफ चाइनाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स द J-20 माइटी ड्रैगन parked on the main tarmac of Shikatse Air Base in Tibet, along with J-10 Vigorious Dragon fighters at an altitude of 12,000 feet, has set off a flurry of speculation and raised concern.
स्पेकुलेशन एंड ग्रेस कंसर्न। अब चाइना के बहुत ही खतरनाक प्लेन्स जो हैं वो तिब्बत के पास में खड़े मिले, मतलब ऐसे रोड पे नहीं खड़े हैं, एयरबेस में खड़े हुए हैं। ये चिंता का विषय हो रहा है कि भैया इन्होंने इतने एडवांस प्लेन्स वहाँ पे खड़े क्यों करें। दिस हैज़ लेड टू कंपैरिजन बिटवीन G20 एंड द 4.5 जनरेशन इंडियन रफाल, ठीक है ना, एंड ट्रिगर्ड अ बैन काउंट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ मेजर ऑफ द टू एयर फोर्सेस। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क भी है दोनों एयरफोर्स की एबिलिटीज़ को लेके। G20 स्टार्टेड एज अ स्टील्थ काउंटर, ठीक है। G20 जो है आपका US F-22 जो प्लेन है इसके टक्कर का माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ऑल्सो क्लियर दैट ऑल एयरक्राफ्ट आर लाइंड अप ऑन द ओपन टारमैक विद द एब्सेंस ऑफ एनी ब्लास्ट प्रोटेक्टेड एयरफील्ड इंफ्रा एंड डिस्पर्स हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स एंड नो एफर्ट एट कैमोफ्लेज। मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है कि जितने भी, देखिए, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं आपके, मिलिट्री टैंक्स हैं, कुछ भी हैं, प्रथम प्रयास तो यही करा जाता है कि इनको हिडन रखा जाए, ठीक है ना, डिस्क्लोज ना हो वो। या तो बड़े बड़े जो इनके हार्बर्स होते हैं इनमें खड़े कर दिया जाता है अंदर जाके, या अंडरग्राउंड खड़ा कर दिया जाता है ना, ठीक है। डिस्प्ले में रखने का प्रयास कम ही करा जाता है, मगर इस बार जो देख रहे हैं तिब्बत के पास में चाइना ने अपने बहुत ही बढ़िया लड़ाकू विमान खड़े करे हैं, खुले में खड़े करे हैं। मतलब कि वो एक चेतावनी के रूप में हमारे सामने दिख सकता है कि वहाँ पे फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं ओपनली। Beijing has steadily built a robust border infrastructure to sustain its mobility and logistic support, increased its army deployments to improve the force ratios, and has continued to sustain its political stand with the military presence. Despite 29 sessions of the working mechanism for consultation and coordination on the Indian-China border, ceding to the stringent demands of the creation buffer zones in disputed areas. मतलब टेंशन तो बनी हुई है बॉर्डर पे। India has already delayed fifth generation multi-role fighter jet advanced medium combat aircraft AMCA is expected to take a decade before it can be taken in service. अच्छा, हमारे पे जो बिल्कुल बढ़िया वाले एडवांस्ड वाले है ना प्लेन्स हैं उनको समय लगेगा अभी आने में, ठीक है, 10 साल तो लग सकते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, द अपग्रेडेड MiG-29 Mirage 2000 and Jaguar fleets would reach obsolescence before the AMCA squadrons बिकम ऑपरेशनल। और जैसे ही हमारे पास एडवांस प्लेन आ जाएंगे तो भैया पुराने वाले बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। दिस विल डिप्लीट द हाई एंड प्लेटफॉर्म इन्वेंट्री ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मतलब कि जो पूरी पूरी हमारी लॉट है बेकार हो जाएगी। एंड स्क्यू द फोर्स रेशियो फर्दर। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, नया आएगा तो टेक्नोलॉजी आधुनिक है। दूसरी बात है, जो हमारा ओपोनेंट है और जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके पास भी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो पुराने वाले हमें कम होने से हमारी स्ट्रेंथ भी तो कम हो जाएगी। Finally, even the optimal blastering of the indigenous production capacity which will take over decade। दूसरी बात है, अगर हम नए वालों का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दें, ठीक है, कि चलिए सर आप ये कह रहे हो कि एडवांस वाले आ जाने से क्या होगा, जो हमारे पुराने वाले हैं वो बेकार हो जाएंगे, तो क्यों ना हम उनको रिप्लेसमेंट में और बनाना शुरू कर दें। बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है डिफेंस में वो हमारी इतनी बढ़िया हुई नहीं है अभी, ठीक है ना, समय लग जाएगा, 10 डेकेड लग जाएगा, 10 साल से लग जाएगा उस लेवल पे आने के लिए कंपेयर टू दी चाइना। Thus, the urgent fulfillment of the long pending 114 medium multi-role fighter aircraft requirement is a critical national security requirement। और बहुत ज़रूरी है कि हम लगभग 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करें इन द लार्ज नंबर्स बायलैटरल पार्टनरशिप विद फ्रांस। और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, रफ़ाइल की हमने डील्स करी हुई हैं, और इसके अलावा रशिया के साथ भी हम काम कर रहे हैं इन्वेंट्रीज़ वगैरह पे, ठीक है ना। ये जो आर्टिकल लिखा था ये हैं रिटायर्ड एयर मार्शल साहब हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हवा में तीर मार रहा है, ये हवा में प्लेन मार रहे हैं, दीप्तेंदु चौधरी साहब। अच्छा आर्टिकल है, हमें अपनी स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी है जो वर्तमान में है। इसके अलावा यहाँ पे ये आर्टिकल है TISS को लेके, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने रेज़ करा था कि सैलरी वैली नहीं मिल रही है। टाटा इंस्टीट्यूट है एक आपका सोशल साइंसेस वाले पे, ठीक है, ये कुछ खास नहीं लगा मेरे को, ठीक है, ये होता रहता कुछ ना कुछ उसमें, ऐसी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा फिर भी ओके है। अर्बनाइजेशन दिल्ली को लेकर हमने पिछले पेपर में बात करी थी कि कैसे दिल्ली में समस्या है, वो पुरानी वीडियोस में भी हमने बात करी है इसको लेके, अर्बन फ्लडिंग के बारे में बात करी है, ठीक है।
देखते हैं ये आर्टिकल क्या कह रहा है। द अनचेक्ड एंड इल थॉट आउट अर्बन एक्सपेंशन इज़ द प्रिंसिपल रीज़न बिहाइंड क्रॉनिक अर्बन फ्लडिंग। है ना, देखिए अर्बन प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बड़े शहरों को प्लान वे में नहीं बनाएंगे तो आपको ये समस्याएं बराबर आती रहेंगी। कहीं से भी गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन कर देना, कंक्रीटाइजेशन बढ़ा देना। देखिए कंक्रीटाइजेशन में गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंक्रीट बस सर्विस कर दी तो पानी नीचे नहीं जा पा रहा है। बड़े बड़े देश हैं कि वहाँ पे रोड एक फोम की बनी है, स्पॉन्ज की बनी है। नहीं नहीं, रोड तो कंक्रीट की बनेगी ना, हाईवे तो कंक्रीट का ही बनेगा ना। बात यह है कि प्लान वे बनाएंगे आप, अगर एक प्लानिंग बनाएंगे तो आप चीज़ों को सही रख पाएंगे। अगर आप ऐसे हवा में तीर मार के बनाएंगे तो बारिश जैसे मौसम में समस्या देखने को मिलेगी। A rapidly growing city, Delhi is undergoing one of the world's fastest urban expansions. According to NASA data, Delhi's geographic size almost doubled from 91 to 2011। और जितने लोग देखिए बड़े शहरों में जाते हैं ना नौकरी के अवसर के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं, दिल्ली का जो आपका क्षेत्र है वो बड़ा ही है। जितना वो 1991 में था 2011 में आते थे, बहुत चेंज हो गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है वहाँ पे आपका। ये चिंता का विषय है। टोपोग्राफी एंड ड्रेनेज, दिस अर्बन एक्सपेंशन हैज पेड लिटिल हीड टू दिल्लीज नेचुरल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी डिटरमाइंस ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, मनु भटनागर, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेचुरल हेरिटेज डिवीजन इंटैक्ट, टोल्ड द एक्सप्रेस वन लुक्स एट दिल्ली हिस्टोरिक साइट्स लाइक तुगलकाबाद, मेहरौली, शाहजहानाबाद टू सिविल लाइन्स, New Delhi and the cantonment area all were carefully selected and built on higher ground. In Delhi villages too, the center of the village would always be 5 to 6 meters higher than the village periphery। ठीक है ना, जनरली वो ऊपर होता था आपका जो शहर बसाए गए थे, गांव बसाए गए थे। This allowed rainwater to drain out, but as the city has expanded, the land's drainage capacity have not been kept in mind। पर अब जैसे जैसे आपका रेन वाटर और ड्रेनेज प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, तब से उस क्षमता के हिसाब से वाटर आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, वो स्टे करके वहीं पे आपका कोगुलेट हो रहा है, आपका इकट्ठा हो रहा है। विद हाई इंटेंसिटी रेन देयर इज सिग्निफिकेंट रन ऑफ एंड एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम्स हैव बीन इनएडिक्वेट। है ना, पानी तो बहने के लिए तैयार है, बट बात ये कि क्षमता ही नहीं होती नालों में झेल पाए उस पानी को। वाटर गेट्स चैनलाइज इनटू कॉन्क्रीटाइज नालास ड्रेन्स विच हैव बीन टर्न्ड इनटू सीवेज डम्प्स। और दिक्कत क्या हो रही है कि हम ही लोग हैं उसमें डालते रहते हैं कूड़ा। कॉलोनी का सारा कूड़ा दिल्ली में क्या हो रहा है आजकल, दिल्ली में कॉलोनियों में जितना कूड़ा हो रहा है नालों में जा रहा है, नाले हो जा रहे हैं चौक। पानी का फ्लो, देखिए पहली बात तो नाला बनाया गया था, जो वो बनाया गया था क्षमता के हिसाब से, बिल्कुल सही बना था। कुछ लोगों ने उसे चौक कर दिया, बारिश आई, पानी कहीं फ्लो ही नहीं हुआ, तो पानी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, पूरा नदी बना दी वहाँ पे। Construction in Delhi's floodplains began as early as 1900s when the British decided to build a railway line along with the riverbed. Much later, the ring road came up again on the Yamuna floodplain। और मतलब इसमें बताया कैसे समस्या में रहते रहते विकास दिल्ली का होता रहा। नो वाटर मास्टर प्लान, ठीक है ना। टुडे द लैंड इज सीन एज अ रियल एस्टेट, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट नेग्लेक्ट ऑफ वाटर एज अ प्लानिंग सोर्स। In fact, water should be the primary driving factor behind any master planning, he said। रविंद्रन साहब ने कहा, अर्बन प्लानर हैं, कि बस दिल्ली में बस कुछ चल रहा है, प्लानिंग नहीं हो रही, सबसे होनी चाहिए। अच्छा, इसी को लेके आईआईटी दिल्ली ने एक बार दिल्ली मास्टर प्लान जारी किया था। आईआईटी दिल्ली ने, आप देखिएगा एक बार इसके बारे में। दिल्ली मास्टर प्लान था, उन्होंने आईआईटी दिल्ली ने पूरी इस समस्या का अध्ययन करके सॉल्यूशन बताया था कि कैसे आप दिल्ली में पानी की समस्या ख़त्म कर सकते हो। ये हर साल जो बारिश में होती है, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। आईआईटी दिल्ली का है ये ड्रेनेज मास्टर प्लान, सॉरी। इसके अलावा आर्टिकल हैं बहुत सारे, आरबीआई को लेके है, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। ये प्रोजेक्ट बेसिकली इज़ अ conceptualized by the Innovation Hub of Bank of International Settlement। It seeks to enhance cross-border payments by connecting multiple domestic instant payment systems globally। तो मतलब पेमेंट्स के लिए ना ग्लोबल लेवल पे चलें। अब दिक्कत क्या हो रही है, हमारे यूपीआई है, किसी की यूपीआई नहीं है, दूसरे का कुछ और है। तो हम लोग सॉरी, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो ये प्रयास कर रहा है कि जिन जिन देशों में जो भी पेमेंट गेटवेज हैं, सिस्टम है, उसे इंटरनेशनल कर दें भैया,
आप पेमेंट अलाउ कर सकें, पर्सन टू पर्सन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, पर्सन टू मर्चेंट। तो प्रोजेक्ट नेक्सस ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। भाई कुछ खास नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करी है या फिर डिस्कस नहीं करी है वो हमने वेबसाइट पर डाल दी है। वेबसाइट पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अध्ययन करिए, खुद से करिए और मज़ा आएगा और याद भी रहेगा लंबे समय तक। बाकी जो आर्टिकल आपको अच्छे लगते हैं बिल्कुल पढ़िए। मेरे ये कहने से या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आपका इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़ लीजिए, आपको नहीं लग रहा है तो जितना मेरे को ज़रूरी लगा मैंने आपको वो बता दिया। और कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।